अस्सलाम वालेकुम। आज हमने केमिस्ट्री जो बुक 1 है हमारी उसको हमने स्टार्ट करना है आज, जिसका पहला जो चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, उसको हमने स्टार्ट करना है आज। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट का जो पहला लेक्चर है हमारा, पहले चैप्टर का, वो है एटम। एटम जो है इसके बारे में हम पहले जो इसकी हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद हम इसको जो है वो डिफाइन करेंगे कि इसकी फिर डेफिनेशन होनी क्या चाहिए एक्चुअली, और इसके बारे में मजीद देखेंगे कि ये क्या चीज़ है इसमें। तो एटम जो है, इसकी हिस्ट्री में अगर जाए तो एटम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास आता है कि जब ग्रीक फिलोसोफर्स जो हैं वो इसके बारे में सोचते हैं कि अगर हमारे पास कोई मैटर है, कोई भी मादा है, उसको हम लें, उसकी ब्रेक डाउन करें, हम उसको तोड़ते जाएं, उसको स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस में डिवाइड करते जाएं, तो हमारे पास एक कोई तो ऐसा पॉइंट आएगा कि हम उसको मजीद ब्रेक डाउन ना कर सके, मतलब उसको हम तोड़ें तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारे पास आ जाए जिसको मजीद हम ब्रेक ना कर सकें। तो वो जो अनब्रेकेबल है, जिसको मजीद ब्रेक नहीं कर सकते, उस पार्टिकल को उन्होंने जो है वो कहा कि ये इंडिविजिबल पार्टिकल है। तो देखते हैं जरा कि क्या होता है। तो सबसे पहले बात की ग्रीक फिलोसोफर्स। इसको आप इसी तरह वन बाय वन जो स्टेप्स है इसी तरह याद रखेंगे अपने माइंड में। मैं आपको स्टेप्स बना के दूंगा, आप उन स्टेप्स को याद करेंगे तो ये आपका टॉपिक जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ग्रीक फिलोसोफर्स सबसे पहले उन्होंने बुनियादी तौर पे इसका कॉन्सेप्ट दिया। ग्रीक फिलोसोफर्स ने कहा कि अगर मैटर को हम डिवाइड करते जाएं स्मॉलर एंड स्मॉलर में, तो हमारे पास एक पॉइंट आता है कि हमारे पास एक पार्टिकल आ जाएगा जो क्या होगा, इंडिविजिबल। तो इंडिविजिबल पार्टिकल्स जो है उनका कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया? ग्रीक फिलोसोफर्स ने दिया। ग्रीक मतलब ये यूनानी फिलोसोफर्स थे। अब इन्होंने कहा जी इंडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब ये क्या है, नाकाबिले तकसीम। इंडिविजिबल का मतलब होता है नाकाबिले तकसीम, इसको मजीद तकसीम नहीं कर सकते। अब उन्हीं फिलोसोफर्स में से डेमोक्रिटस ने इसके लिए जो है वो वर्ड इसके लिए एक मुतय्यन किया कि हम इसको इंडिविजिबल पार्टिकल की बजाय हम इसके लिए लफ्ज जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं एटम का, क्योंकि एटम का जो लफ्ज है उसने लिया एटॉमस से। एटॉमस लफ्ज इसको लिख लेते हैं हम। अब सेकंड पे बात आती है डेमोक्रिटस। तो ग्रीक फिलोसोफर ने तो इंडिविजिबल पार्टिकल का कॉन्सेप्ट दे दिया। अब डेमोक्रिटस ने कहा कि आप इन पार्टिकल्स को नाम दे सकते हैं एटम्स का। He called these particles atoms। उसने डेमोक्रिटस ने इन पार्टिकल्स को जो नाकाबिले तकसीम है उनको एटम्स का नाम दे दिया। और जो एटम का लफ्ज है उसने इसको डिराइव किया, डिराइव्ड फ्रॉम एटॉमस। उसने एटॉमस वर्ड जो है उससे इसको डिराइव करके तो लफ्ज बना दिया एटम्स का। अब ये जो एटॉमस है, एटॉमस का मतलब भी क्या होता है, इंडिविजिबल पार्टिकल्स। तो मतलब वही है, जस्ट उसने क्या किया, एक टर्म यूज कर ली, एक हमें एक लफ्ज दे दिया ताकि हम इसको एक इस तरह कह सके कि ये क्या है, ये एटम्स है। अब इनका मसला ये था ग्रीक फिलोसोफर्स का कि इनकी, क्योंकि ये फिलोसोफर्स हैं, इन्होंने जितनी भी जो भी बातें की हैं इनकी सारी की सारी जो है वो सिर्फ थॉट्स हैं। इन्होंने कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पेश नहीं किया। नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। इन्होंने कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मतलब उन्होंने कोई सबूत पेश ना किया अपनी जो भी बातें उन्होंने की। उसके बाद बात आती है ग्रीक फिलोसोफर्स के बाद, क्योंकि अब जो सर्च है वो मजीद होनी है, एजुकेशन जो है वो मजीद एक्सप्लोर होती गई। तो उसके बाद हम आते हैं 17th सेंचुरी में। तो 17th सेंचुरी में बात ये सामने आई कि अब हम ये तो देखें कि जो हमारे पास जो मैटर है, जो कंपाउंड्स हैं, जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं,
वो बने कैसे हैं। तो उसके बारे में 17वीं सेंचुरी में क्वांटिटेटिव स्टडी की गई। क्वांटिटेटिव स्टडी मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब कि ये देखा गया कि क्वांटिटीज कितनी कितनी क्वांटिटीज चाहिए हमें कोई कंपाउंड बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल हम वाटर की बात कर लेते हैं। अगर वाटर है तो वाटर को बनाने के लिए हमें कितनी कितनी मिकदारें चाहिए सब्सटेंसेस की, मतलब हमें हाइड्रोजन कितना चाहिए, ऑक्सीजन कितना चाहिए। अब जो सेकंड पार्ट जो आपने याद रखना है, पहला पार्ट आपने ग्रीक फिलोसोफर्स का दे दिया, सेकंड पार्ट को आपने इसमें भी 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। पहली बात कि इसमें क्वांटिटेटिव स्टडी की गई। ये देखा गया कि जो एलिमेंट्स हैं वो कितनी मिकदारें होती हैं और वो किस तरह से आपस में मिलके तो कंपाउंड बनाते हैं। हाउ एलिमेंट्स कंबाइन, हाउ एलिमेंट्स कंबाइन to give compounds, और इसके उल्ट मतलब कि एलिमेंट आपस में किस तरह मिलके कंपाउंड बनाते हैं, और सेकंड इसके वाइस वर्सा कि अब जो कंपाउंड बन गया है उस कंपाउंड को हम उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स हैं, मतलब ये कंपाउंड जिन एटम से मिलके बना है उसको वापस कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। वाटर है तो वाटर अगर बना है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, तो इसको ब्रेक डाउन करके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस तरह से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें जो है ना ये स्टडी की गई इसके बाद 17वीं सेंचुरी में। अब फर्दर जो है वो हमारे पास बात आती है कि हम देखते हैं कि अब मजीद जो है वो इस नॉलेज जो है वो एक्सप्लोर हुआ। तो उसके बाद आया जॉन डाल्टन। हम केमिस्ट्री की जब भी बात करते हैं तो जॉन डाल्टन जो है उसकी बात लाजमी करते हैं। तो इसको देखते हैं मजीद कि जॉन डाल्टन जो है उसने क्या बोला इसके बारे में। तो जॉन डाल्टन 1808 में जॉन डाल्टन जो कि एक स्कूल टीचर था, उसने चंद बातें की। उसने कहा, उसने एक तब के दौर के अगर सोचे कि जब 1808 में उसने ऐसी बात की तो अब तो हमारे लिए एक आम है बात। उसने क्या की, उसने कहा कि जितना भी मैटर है वो सारा का सारा मैटर हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें वो सारी की सारी एटम्स से मिलके बनी है। ऑल द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, ऑल द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। तब उस टाइम भी अगर आप सोचें कि इस दौर में ये बात करना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि तब लोगों को कोई समझ नहीं थी कि ये चीजें किस तरह बनी है। जहालत का दौर था, इतना नॉलेज जो है वो नहीं था, तो ये एक बहुत बड़ी बात की। इसके अलावा जो इसने बात की, एक और इसने पॉइंट दिया, उसने अपनी सारी जितने भी पॉइंट्स है उसको उसने एटॉमिक थ्योरी का नाम दिया। ये एटॉमिक थ्योरी है, एटम के बारे में उसने थ्योरी पेश कर दी। सबसे पहली बात, हर चीज जो है वो एटम से मिलकर बनी। सेकंड पॉइंट जो जॉन डाल्टन ने सामने रखा वो ये था कि जहां पर भी एटम से आप डील करें, जहां पे भी एटम मौजूद है, आप उन एटम्स पे दो लॉज को अप्लाई कर सकते हो। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। उसने कहा कि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर ये अप्लाई कर सकते हो। ये क्या होता है इसको देखते हैं। और उसके अलावा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जॉन डाल्टन कहता है कि जहां पर भी एटम्स मौजूद हैं, आप एटम्स की एग्जिस्टेंस पर ये दो लॉज अप्लाई कर सकते हो। इनको आप देख सकते हो कि ये लॉज अप्लाई होते हैं। ये कौन कौन से लॉज है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर
जैसे आप अक्सर पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि आम है, जिस फिजिक्स में आप अक्सर पढ़ते हैं उसको, कि एनर्जी जो है उसको ना तो बना सकते हैं ना उसको फना कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में मुंतकिल किया जा सकता है। इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर का भी यही मतलब है कि आप मैटर को, किसी भी सब्सटेंस को, मादे को आप ना तो बिल्कुल फना कर सकते हैं कि वो दुनिया से खत्म ही हो जाए, और ना ही आप कोई नई चीज जो है वो बना सकते हो। जो भी बनाना है, ये इस दुनिया में जो कुछ मौजूद है इन्हीं से मिलके बनेगा, कोई नई चीज आप जो है वो नहीं बना, ना तो उसको बना सकते हो ना ही उसको फना कर सकते हो, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में मुंतकिल कर सकते हैं मैटर को। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी एक्सप्लेन कर सकते हो आप एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स। वो कैसे? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, डेफिनेट कहते हैं फिक्स्ड, प्रोपोर्शन कह लें आप रेशियो, रेशियो भी कह सकते हैं आप, इसको मिकदार भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड रेशियो मतलब क्या है कि जब भी आपने कोई कंपाउंड बनाना है तो वो एक फिक्स्ड रेशियो के साथ बनेगा। मतलब आपने वाटर बनाना है H2O, तो H2O के लिए हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है ये फिक्स्ड रेशियो में मिलेंगे आपस में। मतलब दो एटम जो है वो हाइड्रोजन के हैं और एक एटम किसका है? ऑक्सीजन का। आप इस तरह से रेशियो देख ले एटम्स की, या आप मिकदारें देख ले कि हाइड्रोजन जो है वो 2 ग्राम चाहिए जबकि ऑक्सीजन जो है वो 16 ग्राम चाहिए आपको। ये मतलब जो है अगर आपने 1 मोल बनाना है तो इसका वाटर का। तो ये जो 2 लॉज है इनको इस पे अप्लाई किया जा सकता है। अब जरूरत इस बात की है कि हम इसको एटम को जो है अब वो डिफाइन करें, क्योंकि यहां तक हमने जो है वो अर्ली की हिस्ट्री देख ली है, क्योंकि सब ने एक बात की है कि एटम जो है वो छोटे से छोटा जर्रा है जिसको कि मजीद हम तकसीम नहीं कर सकते। अब अगर इसको हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास जो है इसकी मॉडर्न रिसर्च मौजूद है, मॉडर्न रिसर्च भी चलिए थोड़ी सी देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम, क्योंकि डिफाइन इसको ऐसे नहीं कर सकते कि ये एक छोटे से छोटा जर्रा है जिसको मजीद तकसीम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने मॉडर्न रिसर्च जो है उसको भी मद्देनजर रखना है। तो मॉडर्न रिसर्च क्या कहती है उसको देखते हैं। डिफाइन जो है वो तो आराम से हम इसको कर लेंगे। तो मॉडर्न रिसर्च, इसके बाद चलिए इसको डिफाइन करते हैं। मॉडर्न रिसर्च कहती है कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। मतलब जो अभी तक जो बात चली है, मतलब कि ये इनडिविजिबल है। हम अभी तक यही है ना कि एटम छोटे से छोटा जरा है, वो इनडिविजिबल है, वो नाकाबिले तकसीम है। अभी तक जो है वो सारी डिस्कशन जॉन डाल्टन तक भी यही चलती है कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल। लेकिन मॉडर्न रिसर्च हमें ये बताती है कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। सॉरी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बजाय आप मतलब कि वो नाकाबिले तकसीम नहीं है, बल्कि एटम जो है वो काबिले तकसीम है। एटम से भी छोटी चीजें मौजूद है, एटम को हम तकसीम करके उसे छोटी चीजें हासिल कर सकते हैं। तो मॉडर्न रिसर्च कहती है एटम इज डिविजिबल, डिवाइडेबल, जो भी वर्ड आपने यूज करना है, ठीक है। एटम जो है वो डिवाइडेबल है। जैसे हम एटम को जब हमने मजीद गौर किया मॉडर्न रिसर्च में अच्छे आलात की मदद से, हमें पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होता है, एटम के अंदर प्रोटॉन और उसके अलावा न्यूट्रॉन, उसके अलावा 100 से ज्यादा जो पार्टिकल्स हैं वो एटम के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब है कि एटम को तकसीम किया जा सकता है। तो लेकिन हम सिर्फ 3 पार्टिकल जो है उनको ज्यादा डिस्कस करते हैं। मतलब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं अक्सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं, बाकी जो पार्टिकल्स है उनको हम नहीं देखते। उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ यही 3 क्यों हम देखते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल है, मतलब ये बुनियादी है, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और एटम का जो मैस है, हर चीज को डिफाइन करने के लिए, हर चीज को पूरा करने के लिए इन 3 की तो आपको लाजमी जरूरत है। बाकियों को आप जो है वो आप अगर ना भी देखें तो आपका काम चल जाता है।
तो ये शॉर्टली इसको मैंने ऐसे ही, तो अब हम एटम को फिर डिफाइन करते हैं। तो एटम को कैसे डिफाइन करेंगे, आप इसको यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं है। तो इसको अगर आपने डिफाइन करना है तो फिर कैसे करेंगे, इसको याद लिख लेते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन हम उसके साथ एक कंडीशन लगा देते हैं। अब मैं आपको डेफिनेशन में थोड़ा सा जो है उसको एडिशन भी करवाऊंगा एक दो चीज की। तो हमने अगर एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहना है तो उसके साथ फिर हमें एक कंडीशन देनी पड़ेगी। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये आगे कंडीशन है, विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम उन जर्रों में से सबसे छोटा है जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। इसमें आपने जो चीज ऐड करनी है पहले उसको ऐड कर ले, लिख लें उसको, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। वो आपने बात क्या करनी है कि एटम की एक और खासियत है कि इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम अकेला रह भी सकता है और वो अकेला एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। तो ये आपने डेफिनेशन के साथ इसको ऐड कर लेना। इट मे, एग्जांपल भी लेता हूं इसकी, मे आर may not exist independently। मतलब क्या है इसका, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली के उसका आजादाना वजूद है। क्या एक एटम अकेला रह सकता है या एक एटम अकेला नहीं रह सकता, वो किसी दूसरे एटम के साथ मिलकर रह सकता है। तो इसको हम बोलते हैं कि कुछ एटम ऐसे हैं जो अकेले रह सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अकेले नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल नोबल गैसेस जो है, नोबल गैसेस जो है वो रह सकती हैं। जैसे हीलियम का एक एटम है तो वो अकेला रह सकता है, नियॉन, आर्गन, जितनी भी नोबल गैसेस हैं ये ऐसे एटम्स हैं जो कि अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं। हीलियम का एक एटम है वो जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। और कुछ ऐसी हैं जो कि मे नॉट एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट नहीं कर सकते अकेले, जैसे H2 मॉलिक्यूल है, जैसे नाइट्रोजन है। मतलब ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एक एटम अकेला नहीं रह सकता। जब भी हाइड्रोजन हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस की, कि इस टाइम यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है तो वो कैसे होगी, तो वो H2 की फॉर्म में दो एटम्स मिलकर है। तो यहां तक जो है हमने इसको हिस्ट्री देखी है कि पहले ग्रीक फिलोसोफर्स की बात आई, उसके बाद हमने 17वीं सेंचुरी में क्वांटिटेटिव स्टडी, फिर उसके बाद जॉन डाल्टन की बात आती है, और उसके बाद हमने जो है इसको मॉडर्न रिसर्च और साथ इसको हमने डिफाइन किया है। अब लास्ट पे एक कंट्रीब्यूशन हमारी रह गई है, वो है जैकब बर्जीलियस की। वो क्या कहते हैं उसको देखते हैं। बर्जीलियस जो है उसकी काफी कंट्रीब्यूशन है इसमें। बर्जीलियस कहता है बर्जीलियस ने दो कंट्रीब्यूशन की। पहली उसकी कंट्रीब्यूशन ये थी कि बर्जीलियस ने एटम्स के मैसेज फाइंड किए, एटॉमिक मैसेज फाइंड किए। He determined the atomic masses। ठीक है, एटॉमिक मतलब एटम्स के मैसेज फाइंड किए उसने। और मजे की बात यह है कि इसकी कामयाबी ये है कि उसने सिर्फ एटॉमिक मैसेज को फाइंड ही नहीं किया, बल्कि उसने बिल्कुल करेक्टली फाइंड किया। उसकी वैल्यूज जो है जो तब उसने फाइंड की थी, जो उसने बताया था कि इसकी इतनी वैल्यू, इतना मैस है इस एटम का, वो आज भी जो मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक, जो मॉडर्न बहुत अच्छे आलात जो है हमारे पास, उसके मुताबिक जो हमने फाइंड की है वो उसकी वैल्यूज आज की वैल्यू से मैच करती हैं। सेकंड काम जो इसने किया वो बहुत ही आसान, आपके लिए केमिस्ट्री पढ़ना थोड़ा सा आसान उसने कर दिया। वो कैसे? उसने कहा कि आप एटम्स जो है उसका नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल आपने लिखना है हाइड्रोजन, तो आप हाइड्रोजन को पूरा नहीं लिखें इस तरह, बल्कि आप उसकी जगह सिंबल यूज कर ले H का। आपने ऑक्सीजन लिखना है
तो आप ऑक्सीजन पूरा ना लिखें बल्कि आप ओ लिख लें। मतलब क्या किया उसने हमें एक सिस्टम दे दिया ताकि हम एलिमेंट्स को क्या दे सकें, सिंबल दे सकें। ठीक है, उसने एक सिंबल, उसने हमें ये सिस्टम जो है दे दिया सिंबल्स देने का एलिमेंट्स को। तो ये इसकी जो है वो बर्जीलियस की कंट्रीब्यूशन है, जिसमें मतलब आप इसी की मदद से हम जो है इसका कोई फार्मूला लिखना हो तो वो भी हमारे लिए आसान है। मतलब वाटर का फार्मूला लिखना है तो H2O सिंबल है, तो सिंबल की फॉर्म में हम फार्मूला भी आसानी से लिख सकते हैं, अदरवाइज इस तरह लिखना जो है वो मुश्किल होगा। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं।